नमस्कार दोस्तों, मैं फतेह प्रकाश पाटीदार आपके बीच आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम 9th क्लास के एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर और पहला चैप्टर जो पदार्थ के बारे में जाने वो लेकर अपन आपके बीच हाजिर हैं। ये जो चैप्टर है आपके न कि 9th क्लास में काम आएगा, बल्कि जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उसके सारे के सारे अंदर काम आने वाले हैं। तो आप बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और बिल्कुल शांतिपूर्वक इसको नोट डाउन करते जाइए। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि आज का जो चैप्टर है अपना, वो है आपका पदार्थ। ठीक है सर। पदार्थ, तो पदार्थ के बारे में अपन सबसे पहले देखते हैं मैटर। पदार्थ को अपन जैसे अपना पदार्थ है, और पदार्थ को अपन इंग्लिश में कहते हैं मैटर। ठीक है, पदार्थ को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर। मैटर देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसी की परिभाषा क्या होती है। तो ये देखते हैं कि दुनिया में, ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जिनका कुछ द्रव्यमान होता है और आयतन होता है, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है? आपके ये मैटर कहलाती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए। वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान इट मीन्स मास होता है वह आयतन होता है। आयतन, वॉल्यूम, इट मीन्स स्थान घेरता है। आयतन होता है, क्या कहलाता है? आपका पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि पदार्थ की परिभाषा के अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जिसमें जिनका भी द्रव्यमान हो और क्या हो? आपका आयतन हो। ठीक है, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? उसका मास होता है, और उसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है, मतलब उसका वो चीज़ स्थान घेरती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन कि इसकी जो विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण होते हैं इन पदार्थ के अंदर, क्या क्या गुण होते हैं। तो गुण भी देख लेते हैं अपन। पहला गुण, ये भी अपना एक प्रकार का गुण ही है कि ये जो परिभाषा है वो भी एक प्रकार का गुण ही है, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से गुण होते हैं तो वो गुण भी देख लीजिए कि ये जो पदार्थ होते हैं वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किए जा सकते हैं। ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किए जा सकते हैं। पहला इसका गुण है कि ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किए जा सकते हैं, और दूसरा इसका गुण है कि ये अपने में हो रहे परिवर्तन का विरोध करते हैं। क्या करते हैं? पदार्थ जो होता है ये अपने में हो रहे परिवर्तन का विरोध करते हैं। कैसे? जैसे इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से देख लीजिए आप। पहला एग्जाम्पल है अपना। अगर अपन एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं तो सबसे पहले एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, इसी से समझ लीजिए आप मार्कर से। ठीक है, इस मार्कर का आयतन होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, इस मार्कर का द्रव्यमान है, कोई वजन है, और इसका वॉल्यूम है, स्थान घेरता है। ठीक है, तो ये इसका द्रव्यमान है।
इसका द्रव्यमान है, स्थान कहता है। ठीक है, दूसरी ये दोनों चीजें ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किए जा सकते हैं। इस मार्कर को अपन क्या कि हाथ के द्वारा भी अनुभव कर सकते हैं, और तो हाथ के द्वारा भी अनुभव कर सकते हैं। इसको अपन आंखों के द्वारा देख भी सकते हैं। इसको अपन कहने का मतलब ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इसका क्या किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इसका अनुभव किया जा सकता है। तीसरी चीज, ये अपने में हो रहे परिवर्तन का विरोध करते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे इसके अंदर परिवर्तन, अगर इसको अपन क्या करते हैं, यहाँ से तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, अगर इसको मार्कर को यहाँ से तोड़ना चाहते हैं तो ये टूटेगा, आसानी से नहीं टूटेगा, क्योंकि इसमें इसके अंदर परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो ये विरोध करेगा, इसके ऊपर क्या इसके विपरीत में कोई बल लगाएगा और ये तोड़ने नहीं देगा। ठीक है, तो ये भी इसका है कि ये अपने में हो रहे परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो इसी से अपन दुनिया की सारी चीज़ें जो पदार्थ के रूप में जानी जाती हैं, उन सारी चीज़ों के अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं। अब अपने दिमाग में आता है कि चलो ये अगर दुनिया की सारी चीज़ें जिनका द्रव्यमान होता है वो आसान गिरती है, ये सारी चीज़ें पदार्थ होती हैं, तो इसमें ये अपना पदार्थ, कौन सी चीज़ें पदार्थ नहीं होती हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन देखते हैं पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है। कौन कौन सी चीज़ें पदार्थ नहीं है? जैसे अपन देखते हैं घृणा, घृणा आपके विचार आ गए हैं। घृणा, विचार, इमोशंस, विचार, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। जैसे ठंडा, ठीक है, ठंडा है, शीत है, ये सारी चीज़ें। जैसे कोई घृणा है, कोई किसी से घृणा कर रहा है तो उसका न तो कोई द्रव्यमान होता है न ही कोई वो स्थान घेर रहा है। ठीक है, जिस प्रकार से विचार है, इसमें भी ये गुण नहीं होते हैं। ठंडा है, इसमें भी ये गुण नहीं होते, और शीत के अंदर भी क्या होते हैं, ये गुण नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होती है पदार्थ का ये परिभाषा, और इसमें छोटे से ये इसके गुण हो गए। ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें पदार्थ नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ें जो पदार्थ नहीं होती है, जिनका द्रव्यमान नहीं होता है, स्थान नहीं घटती है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, पदार्थ नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि भारतीय दर्शन के अनुसार पदार्थों का वर्गीकरण जो किया गया है, भारतीय दर्शन के अनुसार पदार्थों का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस प्रकार से है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे नया टॉपिक है इसका, भारतीय दर्शन के अनुसार पदार्थों का वर्गीकरण। भारतीय दर्शन के अनुसार पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, तो आपने भी देखा होगा कि कोई भी चीज़ बनी है तो भारतीय दर्शन के अनुसार कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें 5 तत्वों से बनी हुई होती है, और जिनको अपन पंच तत्व कहते हैं, और जब ये खत्म होती है तो भी 5 तत्वों के अंदर विलीन हो जाती हैं। तो भारतीय दर्शन के अनुसार पंच तत्व जो होते हैं, पंच तत्व जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं। पहला है आपका वायु, दूसरा है आपका पृथ्वी, वायु, पृथ्वी, अग्नि, चौथा है आपका जल, और जो पांचवा है अपना आकाश। ठीक है, मतलब भारतीय दर्शन के अनुसार पदार्थों को 5 भागों के अंदर बांटा गया है, जिसे अपन कहते हैं कि कोई भी जो चीज़ होती है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है। वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है और आकाश है। लेकिन अगर आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार अपन देखते हैं तो आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार जो होता है वो पदार्थों को निम्न भागों के अंदर बांटा जाता है। तो यहाँ तक अगर आपने लिख लिया है, यहाँ फिर स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके, तो आगे अपन देखते हैं भारतीय आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार। ठीक है, दूसरा वर्गीकरण है अपना आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार।
आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थों का वर्गीकरण। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थों का वर्गीकरण। तो आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थों का जो वर्गीकरण किया गया है वो मुख्य रूप से दो भागों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। एक तो होता है भौतिक संगठन और एक होता है रासायनिक संगठन। ठीक है, दो आधार पर किया गया है पदार्थों का वर्गीकरण। एक होता है आपका भौतिक संगठन के आधार पर, भौतिक संगठन के आधार पर, और दूसरा है अपना रासायनिक संगठन के आधार पर। भौतिक संगठन, भौतिक संगठन के आधार पर और इसका दूसरा देखते हैं तो रासायनिक संगठन के आधार पर। दो चीज़ों के आधार पर अपन क्या करते हैं, इनका वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए भौतिक संगठन यानी कि मोटे तौर पर अपन बाहर रूप से अगर देखते हैं तो वो उसमें पदार्थों को मुख्य भागों में बांटा गया है। तो इसके अंदर अपन पदार्थों को 5 भागों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, तो पदार्थों को 5 भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो पहला है आपका ठोस, दूसरा है आपका द्रव, तीसरा है आपका गैस, चौथा है आपका प्लाज्मा और पांचवा है आपका BEC मतलब बॉस आइंस्टीन कंडेंसर। तो अपन देखते हैं कि भौतिक संगठन के आधार पर पदार्थों को 5 भागों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसर। अगर उनको अपन देखते हैं तो ये जो दोनों ही अवस्थाएँ हैं, ये जो दोनों ही पदार्थों के जो संगठन के आधार पर बांटा गया है, ये मुख्यतः नहीं बढ़ाया जाता है। मुख्यतः नहीं किया जाता है, नहीं बढ़ाया जाता है। लेकिन ये जो अवस्था है वो क्या है कि जब गैस को क्या करते हैं अपन बहुत ज़्यादा तापमान देते हैं, जब गैस को और अधिक तापमान देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था आ जाती है। ठीक है, और ये तो बहुत साइंटिफिक करने से ये जो है वो अपन ये है कि ठोस, जो कोई ठोस वस्तु है और इसको क्या किया जाता है और ठंडा किया जाता है। और ठोस वस्तु है इसको क्या किया जाता है, मतलब और प्रेशर देकर ठंडा किया जाता है। तो कौन सी अवस्थाएँ आती है आपकी, BEC मतलब ये जो कण होते हैं अपनी हस्सी को खो देते हैं, इस कंडीशन के अंदर आ जाते हैं। ये जो अवस्था होती है आपकी बॉस आइंस्टीन कंडेंसर। और ये दो वैज्ञानिकों के सम्मान में रखी गई है। ये एक तो बॉस सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर आता है और ये जो है आइंस्टीन के नाम पर आता है। तो सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन दोनों के सम्मान में इसका नाम जो रखा गया है बॉस आइंस्टीन कंडेंसर। इसके बाद देखते हैं रासायनिक संगठन। मुख्य रूप से ये जो है वो आपका काम का है और आगे आपके एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये जो है आपका रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो शुद्ध पदार्थ और एक होता है आपका अशुद्ध पदार्थ। दूसरा मान लीजिए अपन ये इसको पहला मानते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को अपन फिर से 2 भागों में बांटते हैं। शुद्ध पदार्थ को क्या करते हैं अपन फिर से 2 भागों के अंदर बांटते हैं। एक तो होता है आपका तत्व और एक होता है आपका यौगिक। तत्व
अशुद्ध पदार्थ को फिर से दो भागों में बांटते हैं अपन। एक तो होता है तत्व और एक होता है यौगिक। अशुद्ध पदार्थ को अपन देखते हैं, इसके अंदर क्या होता है, तत्व यौगिक के लिए होंगे, और इसमें तीसरा आता है आपका मिश्रण। मिश्रण जो आता है वो आपका अशुद्ध पदार्थ के अंदर आता है। फिर अपन देखते हैं तत्व। तत्वों को भी 3 भागों के अंदर बांटते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं, तो तत्वों को भी 3 भागों के अंदर बांटते हैं। इसमें है तत्वों में क्या क्या आता है, एक तो धातु आती है, धातु में आती है, धातु में एक होती है अधातु में, और तीसरी आती है आपकी उपधातु। धातु में, अधातु में और उपधातु, ठीक है। उसके बाद यौगिक, इन तत्वों के आपसी सहयोग से, यानी कि जब ये तत्व जो होते हैं ये आपस में एक निश्चित अनुपात में जब जुड़ते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर आता है अपना मिश्रण, और मिश्रण को भी 2 भागों के अंदर बांटते हैं। मिश्रण के 2 भाग कौन कौन से हैं, एक तो होता है आपका सामान्य मिश्रण, सामान्य मिश्रण, और दूसरा होता है आपका विषमांग मिश्रण। सामान्य मिश्रण और दूसरा होता है आपका विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो सामान्य मिश्रण अगर मोटे तौर पर अपन देखते हैं सामान्य मिश्रण कौन सा है, विषमांगी मिश्रण कौन सा है, तो अपन देखते हैं सामान्य मिश्रण। सामान्य मिश्रण में वो चीज़ होती है जैसे आपने किसी भी चीज़ के अंदर कोई मिला है, जैसे पानी के अंदर आपने शक्कर मिला है, ठीक है। पानी के अंदर अगर शक्कर मिलाई तो जो शक्कर है वो क्या है, तो घुल गई, और ये क्या है कि आपको पानी में नज़र आ रहा है। ये इस मिश्रण के अंदर क्या होता है, पानी नज़र आता है, मतलब इनकी जो अवस्थाएँ होती हैं वो अलग अलग नज़र में आगे क्या होती हैं, एक ही अवस्थाएँ नज़र आती हैं, वो अपना क्या होगा, सामान्य मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण के अंदर क्या होता है, जैसे क्या किया आपने, जैसे किसी भी अनाज के अंदर अगर कंकर मिले हुए हैं, अनाज के अंदर अगर कंकर मिले हुए हैं तो वो क्या है, दोनों चीज़ें अलग अलग नज़र आ रही हैं। यहाँ पे पानी के अंदर आपने पत्थर डाल रखे तो वो भी दोनों ही अलग अलग नज़र आ रही हैं, तो वो जो मिश्रण होगा, मतलब दोनों ही अवस्थाएँ जो अलग अलग नज़र आ रही हैं, वो आपकी कौन सा होगा, विषमांगी मिश्रण होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन पदार्थों के विशेष गुणधर्म, ठीक है। पदार्थों के क्या होते हैं, विशेष गुणधर्म होते हैं, जिसके आधार पर उनको अपन पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपने लिख लिया है, यहाँ पर अगर देख लिया है तो आप क्या करते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट दीजिए और फिर आप इसको क्लियर कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन अगला, पदार्थों के विशेष गुणधर्म, ठीक है। पदार्थों के गुणधर्म, ठीक है। पदार्थों के विशेष गुणधर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो आप देखेंगे कि पदार्थ जो होता है वो अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। पदार्थ जो होता है वो अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। देखिए पहला इसका जो गुणधर्म है विशेष, पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, या फिर अर्थात सतत नहीं होता है, क्योंकि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, अर्थात सतत नहीं होता है। सत्य नहीं होता है, ठीक है। इस लाइन को कैसे समझ सकते हैं अपन कि कोई सा भी पदार्थ है, जस्ट लाइक अपन इस मार्कर को भी ले लीजिए, जो मार्कर हैं ये क्या होता है, ये एक प्रकार से सतत नहीं है, ठीक है। इनके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, और छोटे छोटे कण जो आपस में मिलकर बने होते हैं, और फिर क्या करते हैं, इसमें मार्कर का निर्माण करते हैं। जैसे अपना जो चौक होती है, चौक जो होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, और जुड़ कर क्या करते हैं, चौक का निर्माण करते हैं।
इसका मतलब ये है कि जो कोई भी पदार्थ है वो सतत नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, सतत नहीं होता है, मतलब छोटे छोटे कण से मिलते हैं, उनके छोटे छोटे कण होते हैं और वो आपस में मिलते हैं और मिलने से क्या होता है, फिर पदार्थ का निर्माण होता है। दूसरा जो इसका गुण है वो देख लीजिए आप कि कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान, ठीक है, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तथा इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, अर्थात अंत मिश्रण, अर्थात अंत मिश्रण संभव है, अर्थात अंत मिश्रण संभव है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है अर्थात अंत मिश्रण संभव है। कैसे देख लीजिए, जैसे इसको समझ लीजिए कि ये जैसे आपका एक बीकर है और बीकर के अंदर क्या होता है, आपका पानी भरा है, पानी भरा हुआ, ठीक है, आपका वाटर H2O, इसके अंदर क्या होता है, KMnO4 डाला, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, तो इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, आपका गुलाबी है। जैसे यानी कलर जो होता है इसका गुलाबी हो जाता है, ठीक है। पानी था, KMnO4 डाला, तो इसका रंग जो होता है गुलाबी हो जाता है। तो अपन देखते हैं कि KMnO4 के जो कण होते हैं वो इन छोटे छोटे कणों के बीच में आ जाते हैं, मतलब गुलाबी होता है, जो पूरा जल गुलाबी हो जाता है। तो ये जो इनके जो KMnO4 के जो कण होते हैं, वो जो कण होते हैं वो इनके बीच में आ जाते हैं, इसीलिए क्या होता है, पूरा का पूरा पानी जो होता है वो पूरा गुलाबी दिखता है। अगर ऐसा नहीं होता, रिक्त स्थान नहीं होता, तो देख लीजिए जल भरा हुआ है, KMnO4 डाला, ऊपर आ जाएगा, गुलाबी गुलाबी जो आता है वो ऊपर आ जाएगा और जल नीचे आराम से ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, हम KMnO4 को डालते हैं अंदर, तो ये क्या होता है, पूरा जल जो होता है वो जल के अंदर अंतः मिश्रण संभव है, मतलब ये KMnO4 इसके अंदर मिश्रित हो जाता है और अंतः मिश्रित हो जाता है। और इस चीज़ को, ये जो अंतर मिश्रण जो होता है वो स्वतः होता है, और इसी चीज़ को अपन क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। आगे देखेंगे अपन विसरण किसे कहते हैं। विसरण जो होता है वो यही है कि जब दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो वो क्या होता है, स्वतः मिश्रित हो जाते हैं। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अपन तीसरा, ठीक है, ये होता है यहाँ पे समझाने के तौर पर विसरण। और उसके बाद होता है अपना तीसरा कि पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। तीसरा जो होता है, अब ये कणों की विशेषता है, ठीक है, ये तीसरी जो है वो है आपकी कणों की विशेषता। तो जो होता है पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, ठीक है। कैसे पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, कैसे, जैसे आपने देखा होगा कि ये बीकर है, ये स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ चल रहा है, पानी भरा हुआ है, पानी गर्म हो रहा है। जो पानी क्या होता है, गर्म होता है, ये इनके पदार्थ के कण है, ठीक है। इसके अंदर पानी जैसे जैसे गर्म होता है तो क्या होते हैं, कण जो होते हैं ऊपर जाते हैं और ये वाले कण जो होते हैं नीचे, ये वाले कण जो होते हैं ऊपर जाते हैं। ये क्रिया जो होती है लगातार होती रहती है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो पदार्थ के कण है ऑलरेडी पहले गतिशील थे, लेकिन अपन ने क्या तापमान दिया, और तापमान देने से क्या होता है, इसकी गतिशीलता में वृद्धि होती है। तापमान दिया और तापमान देने से इसकी जो पदार्थ के कण होते हैं इनकी गतिशीलता के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। तो एक चीज़ अपन यहाँ पर ये भी देखेंगे कि पदार्थ के कण जो होते हैं गतिशील होते हैं और इनके अंदर क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। गतिशील होते हैं, इसका मतलब आता है अर्थात गतिज ऊर्जा होती है।
गतिज ऊर्जा होती है। तो इसके बाद में एक यहाँ पे नोट लगा कर लिख लीजिए आप। पदार्थ जो गतिशील होता है अतः इसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है, मतलब पदार्थ के कणों के अंदर क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। नोट लगा के लिखना है कि तापमान बढ़ाने पर पदार्थ की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, पदार्थ की गतिज ऊर्जा के अंदर वृद्धि होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये होते हैं आपके पदार्थों के गुण। अब अपन देखते हैं एक और गुण है, एक गुण और बच जाता है अपना कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को, चौथा गुण है आपका पदार्थ के कण जो होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कैसे, मतलब जो जैसे कोई चौक का टुकड़ा, ठीक है, ये चौक का टुकड़ा है, इसके क्या होते हैं, बहुत सारे कण होते हैं, और ये जो कण होते हैं वो क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षण की वजह से ही चौक बनती है। ये यहाँ पे ये टुकड़ा जो होता है इसको आकर्षित करेगा, ये इसको आकर्षित करेगा। मतलब यहाँ पे ये जो टुकड़े हैं, यहाँ पे ये जो टुकड़ा है इसको भी आकर्षित करेगा, इसको भी आकर्षित करेगा, ताकि क्या होता है ये एक दूसरे से आपस में बंध जाए और आकर्षित इसी गुण की वजह से क्या होता है कि कोई भी चीज़ ठोस नजर आती है, वो चीज़ इसके अंदर, मतलब पदार्थ के कण क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद देखते हैं इन पदार्थ के, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद देखते हैं पदार्थ के संगठन के आधार पर जो है वर्गीकरण जो है वो क्या है आपका, भौतिक संगठन के आधार पर। ठीक है, भौतिक संगठन के आधार पर अपन ने देखा था कि पदार्थ का जो ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा बहुत सारे कंडेंसर 5 भागों के अंदर विभाजित किया गया था, 5 के अंदर विभाजित किया था। अपन यहाँ पे देखेंगे, उनको एक एक करके देखेंगे, उनको एक सारणी के रूप में देखेंगे कि ये किस प्रकार से ये वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, अपन हेडिंग डालते हैं भौतिक संगठन के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, और फिर क्या करते हैं, सारणी बनाते हैं। आई होप को मुझे लगता है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और आपको ये जो वीडियो है वो भी आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जो वीडियो है आपको के दोस्तों तक भी पहुँच पाए और उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। ठीक है, तो देख लीजिए आप भौतिक संगठन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। भौतिक संगठन के आधार पर संगठन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। संगठन के आधार पर पदार्थों का क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से पदार्थों को 3 भागों के अंदर ही बांटते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं इसके गुणधर्म, क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं इसमें। गुणधर्म ये होता है आपका ठोस, ये होता है आपका द्रव और ये होता है आपका गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, यहाँ पर अपन देखते हैं गुणधर्म जो है, यहाँ पर पहले जो अपन इन सबको एक साथ में अपन देख लेते हैं कि इनके गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे जो एक सारणी के द्वारा वर्गीकृत कर देते हैं अपन। पहला जो गुणधर्म होता है इसका कि इनका आकार और आयतन। ठीक है, आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन के आधार पर क्या होता है। तो ठोस
का आकार एवं आयतन क्या होता है, दोनों ही निश्चित होते हैं। ठोस कोई भी ठोस वस्तु है, जैसे यह मार्कर है, इसका आकार फिक्स है और इसका वजन भी फिक्स है, ठीक है। तो इसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित। अब देखते हैं इसे द्रव के बारे में, ठीक है। द्रव का जो होता है आयतन फिक्स होता है, ठीक है। जैसे आपका 1 लीटर अगर जल है, ठीक है, अगर उसको ग्लास के अंदर भरेंगे तो ग्लास का रूप ले लेगा। उसको अगर किसी तगारी के अंदर डालेंगे तो वो क्या होता है, उसका तगारी का रूप ले लेगा, ठीक है। तो इसका क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित। जबकि इसका आयतन क्या होता है, आयतन फिक्स होता है, किसी में भी डालोगे, ठीक है, आयतन निश्चित होता है। आयतन जो होता है निश्चित होता है। अब देखते हैं गैस के बारे में। गैस के बारे में इसका आकार और आयतन, जैसे आपने क्या होता है, गुब्बारे के अंदर हवा भरी है, ठीक है। हवा को अगर अपन खुले स्थान पे छोड़ते हैं, उसको गुब्बारे को अगर छोड़ते हैं तो वो जो हवा होती है वो पूरे के रूम पूरे कमरे के अंदर, पूरे वायुमंडल के अंदर फैल जाती है। तो उसका न तो आकार निश्चित होता है, न ही क्या होता है, आयतन निश्चित होता है, ठीक है। गुब्बारे को अपन इसे दबाते हैं तो उसका आकार भी बदल जाता है, और अगर अपन उस वायु को अगर बाहर निकालते हैं तो वायु भी वो पूरे के पूरे वायुमंडल में फैल जाती है। तो इनके दोनों ही अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित। समझ में आया है? आकार और आयतन ठोस के निश्चित होते हैं, आकार भी होता है, फिक्स होता है, और आयतन भी उसका फिक्स होता है, ठीक है। द्रव के अंदर उसका आकार अनिश्चित होता है, आकार कोई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि जिस वस्तु के अंदर डालते हैं उस द्रव को वो आकार ले लेती है, लेकिन उसका आयतन फिक्स होता है। 1 लीटर है, 2 लीटर है, 2 लीटर ही रहेगा, किसी के अंदर भी डालो आप, ठीक है। और गैस के अंदर दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अगर 1 लीटर अगर अपने वायु है वो गुब्बारे के अंदर भर रखी है, उसको दबाया तो उसको पिचक जाती है और आकार भी बदल जाता है, और उसको अगर छोड़ते हैं तो वो पूरे वायुमंडल के अंदर फैल जाती है, और इसलिए उसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, ठीक है। दूसरा आता है इनके कणों के बीच स्थान। दूसरी जो इसकी विशेषता है, गुणधर्म है, इनके कणों के बीच स्थान, इनके कणों के बीच रिक्त स्थान। इनके कणों के बीच रिक्त स्थान, ठीक है। देख लीजिए आप ठोस के अंदर, ठोस कोई सी ठोस वस्तु है, उनके कणों के बीच, उनके ठोस जो कण होते हैं उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, होता है लेकिन बहुत कम, बहुत कम। द्रव के अंदर थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत, और गैस के अंदर, गैस के कण तो एक यहाँ पे है, दूसरा वहाँ पे है, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर रिक्त स्थान होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, ये जो आपका ठोस है, ठोस के कण है आपके, इनके बीच स्थान, जो खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, वो कहीं कहीं पर होता है, ठीक है। द्रव के अंदर ये ऐसा इस प्रकार से हो सकता है, इनके थोड़ा बहुत स्थान होता है इनके बीच में। और गैस के अंदर मतलब एक कण यहाँ पे है, 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 इस प्रकार से क्या होता है, इनके कण के स्थान होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला जो तीसरा है, तीसरी चीज़ जो है वो आप देखेंगे कि संपीड्यता, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होती है आपकी, संपीड्यता। संपीड्यता जो होती है, संपीड़िता को अपन सामान्य भाषा में देखते हैं तो दबाव, ठीक है, संपीड़िता दबाव। अपन यहाँ पे देखते हैं कि संपीड़िता जो होती है इस ठोस की नगण्य होती है, न के बराबर होती है, यानी कि किसी भी ठोस वस्तु को अगर दबाते हैं, ठीक है, संपीड़ित करते हैं तो वो क्या होती है, संपीड़ित नहीं होती है, दबती नहीं है, यानी न के बराबर ये दबती है, ठीक है। इसकी क्या होती है, थोड़ी बहुत, और इसकी होती है सबसे ज़्यादा,
गैस की होती है क्या होती है सबसे ज़्यादा। इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि गैस जो अपने घर के अंदर काम आने वाली जो एलपीजी गैस है और सीएनजी जो गैस है ये इसी की वजह से बनी हुई है, ठीक है। जैसे आपकी सीएनजी जो एलपीजी जो गैस है वो क्या होती है, इसका पूरा जो नाम होता है वो होता है आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और इस सीएनजी का पूरा नाम जो होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इन गैसों को जो सिलेंडर के अंदर भरा जाता है ना, तो वो कैसे भरते हैं कि इनको क्या कहता है, प्रेशर लगाया जाता है, संपीड़ित किया जाता है और उनके अंदर इन सिलेंडरों के अंदर भरा जाता है। इसीलिए गैस जो होती है सबसे ज़्यादा संपीड़ित होने वाली ये पदार्थ होता है आपका, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो गुण, चौथा जो गुण होता है वो आपका होता है कि पदार्थों के बीच आकर्षण बल। पदार्थों के बीच आकर्षण बल। आकर्षण बल, ठीक है। आकर्षण बल अगर देखते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ठोस है, इनके कण पास में हैं तो आकर्षण बल प्रबल होगा, ठीक है। तो आकर्षण बल जो होता है आपका इसमें प्रबल होता है। द्रव के अंदर क्या होता है, आकर्षण बल थोड़ा कम होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे अपन पानी के अंदर तैरते हैं, पानी के अंदर वहल मछली चलती हैं तो इनके आकर्षण बल जो होता है इनका कम होता है, इसलिए वहल मछली बीच में से चली जाती हैं, ठीक है। या फिर अपन कोई गोताखोर है वो पानी के बीच में से चला जाता है, क्यों? क्योंकि इनके बीच जो होता है वो आकर्षण बल थोड़ा कम होता है और आकर्षण बल कम होने की वजह से और दूसरी चीज़ इनके अंदर रिक्त स्थान होने की वजह से क्या होता है वो आसानी से मूवमेंट कर जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है प्रबल, ये होता है आपका दुर्बल और ये होता है अत्यंत दुर्बल। अत्यंत दुर्बल यानी कि हवा के अंदर आप किसी भी चीज़ को इधर उधर घुमाओ तो भी क्या होता है, कोई भी चीज़ उसमें अवरोध पैदा नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं पांचवा गुण। पांचवा गुण क्या हो सकता है, तो पांचवा गुण अपन देखते हैं घनत्व। पांचवा गुण जो होता है वो होता है आपका घनत्व। घनत्व इनका जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन या B इज इक्वल मास बटे वॉल्यूम, ठीक है, मास बटे वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो ठोस वस्तु है, ठोस वस्तु का जो घनत्व होता है वो अत्यंत प्रबल होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है, सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं घनत्व जो होता है ठोस का सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है द्रव्यमान ज़्यादा होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान ज़्यादा है, ऊपर वाली चीज़ अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली अपना घनत्व जो होता है ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर द्रव के अंदर क्या होता है कम होता है और गैस के अंदर तो आप अगर घनत्व देखते हैं तो बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं विसरण की दर। विसरण की दर, छठा जो अपना गुण है वो होता है विसरण की दर। विसरण मैंने अभी आपको बताया था कि यानी कि दो कण जो होता है आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में मिश्रित होते हैं, स्वतः मिश्रित होते हैं, तो वो कौन से होते हैं विसरण की दर। आपने देखा होगा कि ठोस के कण क्या होता है पहले से पास में होते हैं, इनके बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, तो इसमें विसरण की दर क्या होती है बहुत कम होती है, बहुत कम। अब इसमें द्रव के अंदर देख लीजिए आप, ठोस एवं गैस का द्रव के अंदर विसरण हो जाता है। आप द्रव में ठोस
मतलब मिश्रण यानी घुलना, ठीक है। तो यहाँ पे द्रव है, द्रव में ठोस भी घुल जाता है, आप शक्कर मिलाएंगे तो भी घुल जाएगा। ठोस एवं गैस का मिश्रण होता है, ठीक है। द्रव के अंदर आप ठोस मिलाओ मतलब शक्कर मिलाओ तो भी मिल जाएगी, और उसमें अगर ऑक्सीजन मिलाओ तो भी ऑक्सीजन मिल जाती है, कुछ भी गैस भी क्या होती है इसके अंदर मिश्रित हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अपन गैस के अंदर देखते हैं, तो गैस में गैस का ही मिश्रण होता है। गैस के अंदर क्या होता है, पानी का मिश्रण और ये नहीं होता है, ठीक है। और इसमें मिश्रण सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक मिश्रण होता है इसमें, सर्वाधिक होता है, वो भी गैस का गैस में। ये गैस का गैस में मिश्रण जो होता है वो सर्वाधिक होता है, तो कोई अवरोध इसके अंदर, गैस के अंदर दूसरी गैस मिलती है तो कोई अवरोध इसके अंदर पैदा नहीं होता है, बड़ी आसानी से क्या होती है ये मिल जाती है स्वतः। उसके बाद होते हैं इनके एग्जाम्पल, देख लेते हैं कि ये इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ठोस के एग्जाम्पल कौन से हैं, द्रव के एग्जाम्पल कौन से हैं, और गैस के एग्जाम्पल कौन से हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप टेबल, टेबल कुर्सी, टेबल कुर्सी, रबर बैंड, टेबल कुर्सी रबर बैंड, नमक, नमक भी क्या होता है इसमें आता है नमक आदि, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं द्रव के उदाहरण। द्रव के उदाहरण जो होते हैं वो होते हैं आपके दूध, तेल, पानी, ये द्रव के उदाहरण होते हैं, ठीक है। और गैस के उदाहरण जो होते हैं, जो गैस के हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, आदि यानी जितनी भी गैसें होती हैं इसके अंदर शामिल होती हैं। तो इस प्रकार से अपन ने क्या किया है, बारीकी से यानी कि बिल्कुल अच्छे तरीके से अपन ने क्या किया है कि भौतिक संगठन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया है। मुख्य रूप से वापस देख लीजिए आप, मुख्य रूप से इनको 3 भागों के अंदर बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस के अंदर, ठीक है। और इनके अपन ने क्या किया, एक सारणी के रूप में इसको समेटने का प्रयास किया है, एक अच्छे तरीके से अपने को याद हो इस तरीके से, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, गुणधर्म पहला आकार और आयतन। आकार और आयतन क्या होता है, ठोस का निश्चित होता है और द्रव का जो होता है आकार निश्चित होता है, लेकिन आयतन आकार अनिश्चित होता है और आयतन क्या होता है उसका फिक्स होता है, ठीक है। गैस के आकार और आयतन क्या होते हैं, दोनों ही फिक्स नहीं होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इनके कणों के दूसरा जो है गुणधर्म, इनके कणों के बीच रिक्त स्थान, क्योंकि ऑब्वियसली अपने को पता है कि ठोस है तो कणों के बीच जगह कम ही होगी, ठीक है, तो बहुत कम होता है। द्रव के अंदर थोड़ा बहुत होता है और गैस के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। संपीड़ितता तीसरा गुणधर्म है इसका। संपीड़ितता मतलब उसको दबाव, यानी कि उसको दबाया जा सकता है या नहीं। तो ठोस के अंदर नगण्य होता है क्योंकि कण पास में ऑलरेडी पहले पास में होते हैं तो उसको दबाया नहीं जा सकता है, ठीक है। द्रव के अंदर कण थोड़े दूर दूर होते हैं तो उसको क्या किया जाता है, थोड़ा बहुत इसको कंप्रेस्ड किया जा सकता है। और गैस के अंदर क्या होता है, इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं तो इनको सबसे ज़्यादा इसकी कंप्रेस्ड किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल जो होते हैं वो है आपके लिक्विड पेट्रोलियम गैस और CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस। उसके बाद है आकर्षण बल। आकर्षण बल जो होता है वही चीज़ संपीड़ितता जिसके अंदर नहीं होगी, ठीक है, तो उसका आकर्षण सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कण पास में होते हैं और कण पास में होते हैं तो इनका आकर्षण जो होता है ज़्यादा होता है। इसी प्रकार से इसका दुर्बल होता है, उसका क्या होता है, अत्यंत दुर्बल होता है, ठीक है। उसके बाद होता है घनत्व। घनत्व क्या होता है कि मास बटे वॉल्यूम, इसकी फॉर्मूला होता है मास बटे वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान जिसका ज़्यादा होता है, ठीक है, द्रव्यमान जिसका ज़्यादा होता है, स्थान कम गिरता है तो उसका जो अपना घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो आपने देखा होगा कि 1 किलो का अगर वाट होता है, 1 किलो का वाट होता है, वो क्या इतनी सी जगह गिरता है, मतलब वॉल्यूम स्थान तो इतना सा गिरता है और वॉल्यूम अपना द्रव्यमान कितना है 1 किलो। अगर इसको 1 किलो पानी लें तो क्या होता है, वो स्थान थोड़ा ज़्यादा गिरता है लेकिन उसका वजन वही होता है। लेकिन अगर गैस लें तो गैस क्या होती है, 1 किलो स्थान तो बहुत ज़्यादा गिरती है तो इसका क्या होता है, ये घनत्व बहुत कम होता है, इसका थोड़ा कम होता है और इसका सर्वाधिक घनत्व होता है। उसके बाद होता है विसरण की दर। विसरण की दर जो होती है, इसके अंदर जो कणों के बीच रिक्त स्थान कम होता है तो इसके लिए उसमें विसरण की दर बहुत कम होती है। और इसके बाद द्रव में विसरण के अंदर ठोस को भी मिला सकते हैं और द्रव को, गैस को भी अपन मिला सकते हैं, तो विसरण संभव होता है। द्रव में ठोस और गैस का विसरण संभव होता है। और गैस के अंदर जो होता है वो विसरण सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इसके कण जो होते हैं दूर दूर होते हैं तो कोई भी अवरोध पैदा नहीं होता है, तो
दूसरी जो गैस होती है वो आपस में क्या होती है, मिल जाती हैं, स्वतः विसरित हो जाती हैं, तो विसरण का गुण जो होता है वो सर्वाधिक गैस के अंदर होता है। उसके बाद इनके अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो अपन दैनिक जीवन में टेबल, कुर्सी, रबर बैंड, नमक, ये जो उदाहरण है वो ठोस के हैं। उसके बाद दूध, तेल, घी, दूध, तेल और पानी जो होता है एग्जाम्पल वो द्रव के हैं। और ये जो सारी वायुमंडल में जितनी भी गैसें होती हैं वो सारी की सारी गैसें जो इसी का एग्जाम्पल है गैस का। हीलियम, ऑक्सीजन, ये अपना हाइड्रोजन है, इस प्रकार से नियॉन, जितने भी सारी गैसें हैं वो सारी सारी इसमें आ जाती हैं। तो आई होप, मेरे को लगता है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो मैं दूर रखता हूँ, इसको आप पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लिख लेना। आप भौतिक अवस्थाएं पढ़ने के बाद में अपन देखते हैं कि पदार्थ की नया टॉपिक है अपना इसी का, कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। ठीक है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, इसका अगला नया टॉपिक है आपका पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। और पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं? तो पहली चीज़ जो जिम्मेदार होती है वो होता है आपका तापमान। ठीक है, पहली चीज़ जो होती है वो जिम्मेदार होती है वो होती है आपका तापमान। देख लीजिए आप, तापमान जैसे जल जो होता है तापमान, और इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। जल तीनों अवस्थाओं में, जल तीनों अवस्थाओं के अंदर, जल तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठीक है, जल जो होता है तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। कैसे? ये जैसे आपका क्या होता है, बर्फ। बर्फ, इसको अपन गर्म करेंगे, और वो भी गर्म कितने डिग्री पे करेंगे, गर्म करेंगे, एक बात ये देख लेते हैं। ठीक है, गर्म करेंगे तो ये होता है आपका जल बन जाता है, और जल को फिर से गर्म करेंगे तो ये आपका क्या होता है, जलवाष्प बन जाता है। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको कि बर्फ को क्या करते हैं अपन, गर्म करेंगे तो ये जल बन जाएगा, और जल को क्या करते हैं, फिर से गर्म करते हैं, और गर्म करते हैं इसको, तो ये जलवाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि जलवाष्प को अगर अपन ठंडा करते हैं तो जल बन जाएगा, और जल को फिर से और ठंडा करते हैं तो क्या होता है, अपना बर्फ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, और ये भी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल बन जाएगा, जलवाष्प को ठंडा करेंगे तो। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो बर्फ होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होता है, ये बर्फ होता है आपका। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये बर्फ होता है। इसको अपन क्या करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये होता है जल जो होता है, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे अपन क्या कर सकते हैं, जल के अंदर अपन परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, आपका जल हो सकता है। ठीक है, अगर जल को 100 डिग्री सेल्सियस पे अपन गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाता है, बन जाता है आपका जलवाष्प। तो 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है आपका जलवाष्प होता है। इसके बाद क्या होता है, जलवाष्प के रूप में बनकर उड़ जाता है। ठीक है, तो इसके आगे जितना भी होगा 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। ठीक है, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अपन गर्म करेंगे तो वैसे जलवाष्प के अंदर बन जाएगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा। ठीक है, अब एक चीज़ अपन देखते हैं कि बर्फ को, 2-3 चीज़ें अपन एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि यहाँ पे अपन गलनांक क्या होता है। जैसे यहाँ पे इसका पहला देख लेते हैं अपन, गलनांक। ठीक है, गलनांक का मतलब होता है कोई भी चीज़, ठोस चीज़ जो होती है वो गल रही है। ठीक है, तो ठोस जो होता है अपना बर्फ जो होता है वो अगर पानी के अंदर, जल के अंदर परिवर्तित होता है तो वो जो प्रोसेस होती है वो आपकी गलनांक कहलाती है। ठीक है, तो वह न्यूनतम ताप, यानी कि वह कम से कम ताप, बर्फ को वह कम से कम ताप जिसको जल में बदलने के लिए आवश्यक होता है उसको अपन क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठीक है, तो वह न्यूनतम ताप, इसकी परिभाषा क्या हो जाती है, वह न्यूनतम ताप
वह न्यूनतम ताप जिस पर वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाए, द्रव में बदल जाए। गलनांक कहलाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस पिघल कर क्या होता है, द्रव में बदल जाता है। तो ये जो ताप होता है, उस बर्फ को पिघल कर जल में परिवर्तित करने के लिए जो ताप होता है वो क्या कहलाता है, आपका गलनांक कहलाता है। और जो किसी भी ठोस का गलनांक जो होता है उसके कणों के बीच सामर्थ्य पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद एक लाइन इसके अंदर और लिखनी है कि किसी भी ठोस का गलनांक किसी भी ठोस का गलनांक उनके कणों के बीच के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। कणों के बीच आकर्षण बल के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है, कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। कैसे? किसी भी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। जैसे ठोस जिसके कणों के बीच बहुत यानी कि रिक्त स्थान बहुत कम है, ठीक है, तो आकर्षण बल ज़्यादा होगा, और आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो उसका गलनांक भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसको क्या करते हैं अपन, उसको गलाने के लिए, उसके कणों को दूर दूर भगाने के लिए क्या होता है, अपने को ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है, तो उसका गलनांक भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो बर्फ का गलनांक, अपन यहाँ पे बर्फ को जो गला रहे हैं तो उसका गलनांक कितना होता है, तो बर्फ का गलनांक यहाँ पर अपन देखते हैं, बर्फ का गलनांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन, ठीक है, 273.15 केल्विन, ठीक है, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं अपन, गर्म करते हैं, तो ये जो होता है बर्फ जो होता है वो जल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या होता है, इसका गलनांक होता है। उसके बाद होता है आपका संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, दूसरी चीज़, ठीक है। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा का मतलब क्या होता है, आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे ये 0 डिग्री सेल्सियस, जल भी क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब तापमान तो कभी हुए नहीं, तापमान में वृद्धि हुई नहीं, लेकिन क्या होता है कि इसमें फिर भी क्या होता है, तापमान लगाया जाता है, तब जाके ये बर्फ जो होता है वो जल में परिवर्तित होता है। तो ये जो ऊष्मा जो होती है वो क्या होती है, आपकी संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, इसके बीच जो होती है, मतलब अवस्था परिवर्तन के दौरान जो आपकी ऊष्मा जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी संगलन या गुप्त ऊष्मा कहलाती है, प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि बर्फ से जल, मतलब ठोस से जल द्रव में बदलने के दौरान जो ऊष्मा होती है आपकी संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो दूसरी जो ये है आपका संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा अपन देखते हैं तो इसकी परिभाषा सामान्य तौर पर ये होती है कि 1 एटमॉस्फेयर दाब पर, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। कौन सी परिभाषा, जैसे 1 एटमॉस्फेयर दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर 1 एटमॉस्फेयर दाब पर 1 केजी ठोस को उसके
गलनांक, उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की सुप्त ऊष्मा कहती है। सुप्त ऊष्मा कहते हैं। सुप्त ऊष्मा कहते हैं। और अर्थात अपन ये कह सकते हैं, ठीक है, जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कह सकते हैं, ऊष्मा कहते हैं। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि बर्फ की ऊष्मीय ऊर्जा, जल की ऊष्मीय ऊर्जा, मतलब बर्फ की ऊष्मीय ऊर्जा कम होगी जल से, क्योंकि अपन ने क्या जल में 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर भी 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन इसके बीच में क्या होता है कि प्रसुप्त ऊष्मा होती है। प्रसुप्त ऊष्मा होती है जो क्या करती है, उस बर्फ को जल के अंदर परिवर्तित करती है। तो जल का जो ऊष्मीय ऊर्जा होगी वो ज़्यादा होगी किसकी तुलना में, बर्फ की तुलना में, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं अपन, बर्फ की प्रसुप्त ऊष्मा, बस बर्फ की ऊष्मीय ऊर्जा कम होती है जल की ऊष्मीय ऊर्जा से। ये चीज़ समझ में आती है आपकी कि बर्फ की जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है वो कम होती है जल की ऊष्मीय ऊर्जा से, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस होगी। अब जल जैसे जलवाष्प के अंदर परिवर्तित होता है, जलवाष्प के अंदर परिवर्तित होता है, तो जल को जिस टेम्परेचर के ऊपर अपन जलवाष्प के अंदर परिवर्तित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसका क्वथनांक कहते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर जल को जलवाष्प में परिवर्तित किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन तीसरी जो आपका कोटेशन है वो है क्वथनांक। और क्वथनांक की जो परिभाषा है वो होती है वह न्यूनतम ताप जिस पर द्रव को जलवाष्प में वह न्यूनतम ताप जिस पर द्रव को जलवाष्प में बदला जाता है। क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। यानी कि वह न्यूनतम ताप जिस पर द्रव को जलवाष्प में बदला जाता है क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। कहने का मतलब होता है कि एक एटमॉस्फेयर दाब पर आप अगर द्रव को उबाल रहे हैं और वो उबलने की जो प्रोसेस है वहाँ तक जो न्यूनतम ताप होता है वो उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। जैसे अपन जल का क्वथनांक देते हैं, ठीक है। जल का क्वथनांक जो है जल का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 373.15, ठीक है। दोनों ही यूनिट के अंदर लिखा जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, ठीक है। उसके बाद होता है कि जिस प्रकार से संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है, क्योंकि ये 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर जल भी रह सकता है और वाष्प की जो तापमान है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब इसमें परिवर्तित करते हैं उसके दौरान कौन सी ऊष्मा जो होती है
वो जो ऊष्मा होती है उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित हो रहा है तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये चौथी चीज आपकी आ गई, वाष्पन की प्रसुप्त ऊष्मा। वाष्पन की प्रसुप्त ऊष्मा, वाष्पन की प्रसुप्त ऊष्मा जो होती है वो होती है कि वही चीज एक एटमॉस्फेयर दाब पर, एक एटमॉस्फेयर दाब पर 1 kg द्रव को 1 एटमॉस्फेयर दाब पर 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर जल वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, यानी कि वाष्पन की प्रसुप्त ऊष्मा एक एटमॉस्फेयर दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर जल वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। एक चीज़ यहाँ पर देखी होगी आपने कि बर्फ की ऊष्मीय ऊर्जा कम होती है जल की ऊष्मीय ऊर्जा की तुलना में, तो यहाँ पर भी अपन देखते हैं तो जल की ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है वो कम होती है जल वाष्प की ऊष्मीय ऊर्जा की तुलना में। ठीक है, यहाँ पर ये भी लिख लेंगे, जल की ऊष्मीय ऊर्जा कम होती है वाष्प की ऊष्मीय ऊर्जा। जल की ऊष्मीय ऊर्जा कम होती है वाष्प की ऊष्मीय ऊर्जा से। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो चुकी होगी कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो तापमान को अगर ध्यान में रखते हुए ये जो जल होता है वो 3 भागों के अंदर अपन उसको अवस्थाओं को बदल सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस में। ठीक है, जो ठोस होता है वो क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या जो आपका ठोस होता है उसको अपन गर्म करके क्या कर सकते हैं, जल के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। और जल 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है ये परिवर्तित होकर जल के अंदर परिवर्तित होता है। और जल जो होता है गर्म करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है, और 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने के बाद में अगर और गर्म करते हैं तो जल वाष्प के अंदर परिवर्तित हो जाता है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे जल भी रहता है और वाष्प के अंदर भी परिवर्तित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जैसे अपन बर्फ को गर्म कर रहे हैं, जल बन रहा है, तो ये कौन सी प्रोसेस होगी आपकी, गलनांक। ठीक है, तो ये होगी वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस पिघल कर क्या होता है द्रव बदल जाता है, गलनांक कहलाता है। और किसी भी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच, ठीक है, किसी गलनांक जो होता है ठोस के कणों के बीच जो होता है वो आकर्षण बल के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। यानी सामर्थ्य जितनी ज़्यादा होगी उसका बल का गलनांक उस ठोस का गलनांक उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद ये ठोस अवस्था है, ये द्रव अवस्था है। ठीक है, ये अवस्था परिवर्तन के दौरान यहाँ पर भी 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी 0 डिग्री सेल्सियस, तो फिर इसमें कितनी ऊष्मा लग रही है, वो ऊष्मा कहाँ गई। ठीक है, ये भी 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये अवस्था परिवर्तन के दौरान क्या होता है, जो ऊष्मा लगती है वो क्या होती है, आपकी गुप्त ऊष्मा होती है। और उसको अपन क्या कहते हैं, जैसे ठोस को द्रव में बदल रहे थे उसको संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। और अगर द्रव से अपन गैस में बदल रहे हैं तो क्या करते हैं अपन, उसको वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, अवस्था परिवर्तन के दौरान संगलन की गुप्त ऊष्मा जो होती है वो एक एटमॉस्फेयर दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके घननांक पर
द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, संकलन की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। तो ऑब्वियसली अपने को पता है कि यहाँ पर कौन सी ऊष्मा काम कर रही है, तो इसकी ऊष्मा कम होगी और इसकी ऊष्मा क्या होती है, ज़्यादा होगी, तभी जाके क्या होता है, ये ऊष्मा ज़्यादा लगाएगा, तभी जाके इसका जल की ऊष्मा ज़्यादा होगी और पानी की बर्फ की ऊष्मा कम होगी। उसके बाद होता है यही क्वथनांक, मतलब जल से वाष्प में बदलना है, वह न्यूनतम ताप जिसका द्रव को क्या किया जाता है, जलवाष्प में बदला जाता है और क्वथनांक कहलाता है। जल का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर अपन कहते हैं तो 273.15 केल्विन होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये अवस्था परिवर्तन की, ये द्रव है और ये गैस है, तो अवस्था परिवर्तन की ये भी 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस। तो अवस्था परिवर्तन के दौरान जो ऊष्मा जो बढ़ती है वो आपकी वाष्पन की प्रस्तुत ऊष्मा कहलाती है। तो यही परिभाषा है, एक एटमॉस्फेयर दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर जल वाष्प में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पन की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। और जल की उष्मीय ऊर्जा कम होती है वाष्प की उष्मीय ऊर्जा से। ठीक है, आई होप देख लीजिए आप, और इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप आगे देखते हैं कि कभी कभी क्या होती है, कोई सी चीज़ जो होती है ठोस अवस्था के अंदर अगर उसको गर्म करते हैं तो वो द्रव में न बदल के क्या होती है, सीधी क्या होती है, गैस के अंदर बदल जाती है। तो उसको अपन किस प्रकार से समझाते हैं। ठीक है, तो एक प्रोसेस होती है, देखते हैं अपन, ये जैसे अपना ठोस है और ठोस को जैसे गर्म किया अपन ने, ठोस को गर्म किया तो ये किस में बदल गया, आपकी गैस के अंदर बदल गई, गैस में बदल जाती है। ठीक है, और अगर गैस को वापस ठंडा करते हैं, ठीक है, तो गैस को ठंडा करते ही क्या होती है, वो ठोस में बदल जाती है, न कि वापस द्रव में बदलती है। ठीक है, पहले अपने प्रोसेस, जल की प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा था कि ठोस को गर्म कर रहे जल बन रहा था, जल को गर्म कर रहे गैस बन रहा था, और गैस को वापस ठंडा कर रहे हैं तो द्रव बन रहा था, द्रव को ये कर रहे थे वापस ठोस बन रहा था, बर्फ बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होती है कि ठोस को जैसे अपन गर्म करते हैं तो वो सीधा द्रव में न बदल के क्या होता है, सीधा गैस के अंदर बदल जाता है। और अगर गैस को अपन ठंडा करते हैं तो वो क्या होता है, द्रव में न बदल के सीधा क्या होता है, ठोस के अंदर बदल जाता है। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है, ये वाली जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और गैस को गैस को ठंडा करने पर द्रव में बदले बिना ही ठोस में बदलने की जो क्रिया होती है वो उसको क्या कहते हैं, अपन विक्षेपण कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन आप यहाँ पर लिख भी लीजिए, ऊर्ध्वपातन द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस सीधा गैस अवस्था में, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से ठोस सीधा गैस अवस्था में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब अपन देखते हैं कि अपने दिमाग के अंदर आता है कि चलो ये सारी चीज़ें कौन होती है। जल तो क्या हो रहा है, जल को अपन गर्म कर रहे हैं तो वो क्या होता है, गैस में बदल रहा है, द्रव में बदल रहा है, फिर गैस में बदल रहा है। तो ये कौन सी चीज़ें होती हैं जो ठोस में अपन ठोस को गर्म करते हैं तो सीधा क्या होता है, गैस में बदल जाता है, न कि द्रव में बदलता है। तो आपने देखा होगा कि कपूर जो होता है, जैसे कपूर, नौसादर कपूर है, नौसादर है, नौसादर का जो फॉर्मूला होता है NH4Cl। ठीक है, और उसके बाद में नेफ्थलीन भी होता है एक,
नेफ्थलीन की गोलियां आती हैं, नेफ्थलीन। और एक होता है आपका ठोस CO2, ठोस CO2, इसको अपन ड्राई आइस भी कहते हैं, ड्राई आइस भी कहा जाता है। ये जो पदार्थ होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, आपकी ऊर्ध्वपातज होते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं कि द्रव में अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस क्या होता है, सीधा क्या गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद, और ये जो इसकी परिभाषा है निक्षेपण, समझ गए होंगे आप कि वह कोई सा भी पदार्थ जो गैस से ठंडा करने पर सीधा क्या होता है, ठोस में बदल जाता है, उसको क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। तो ये आप इसको देख लेना, इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर लिख देते हैं, गैस से सीधा गैस को ठंडा करने पर, गैस को ठंडा करने पर सीधा ठोस में बदलना, क्या कहलाता है, आपका निक्षेपण कहलाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। अब अपन देखते हैं, ये तो था आपका ताप का प्रभाव, ठीक है। ताप का प्रभाव पदार्थ के ऊपर क्या पड़ता है, तो ये वाला ताप का प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो है आपका दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव किसी भी पदार्थ के ऊपर अगर दाब लगाया जाता है तो दाब का प्रभाव क्या होता है, तो दाब से किस भी प्रकार से परिवर्तन होते हैं, दाब का प्रभाव या परिवर्तन, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, अवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, पदार्थ को परिवर्तित कर रहे हैं। तो परिवर्तन क्या होता है, तो दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है, और दाब बढ़ाने और तापमान घटाने पर गैस संपीड़ित होकर द्रव में बदल जाती है। अपन जैसे गैस है, ये सारी चीज़ें जो दाब बढ़ाने पर वो संपीड़ितता वाला अपन ने पहले पढ़ा है कि इसमें क्या होता है कि ये जो दाब बढ़ाने पर ये जो सारी चीज़ें होती है वो गैस के ऊपर ज़्यादा अप्लाई होती हैं, ठीक है। जैसे गैस के कण क्या होते हैं, ये अपना बिक्कर है, गैस के कण ये वाले हैं, ये वाले गैस के कण, ये गैस के कण है, ठीक है। अब क्या किया जाता है, ये अपन यहाँ पे पिस्टन लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, फिर इसको दाब लगाते हैं। इसको क्या कहते हैं कि जैसे जैसे अपन दाब लगाते हैं तो ये कण जो होते हैं वो पास पास आते हैं, क्योंकि इनके स्थान पे रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान क्या होता है, कम होता जाता है, और ये पास पास में आते हैं, गैस है तो पास पास में आएंगे तो ये द्रव के अंदर बदल जाते हैं। तो अपन इसको अगर पास पास में लाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये पिस्टन जो होता है यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये गैस जो है, आप दाब लगाने पर ये जो कण होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, और ज़्यादा ताप लगाते हैं तो ये क्या होता है, गैस जो होते हैं, गैस के कण जो होते हैं द्रव के अंदर बदल जाते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पर देखते हैं, डायरेक्ट अपन ऐसे रफली लिख भी लेते हैं कि दाब, तो आप लिख भी लीजिए, इसके साथ में लिख लीजिए, आप दाब लिख लीजिएगा, एक बार मैं लिखवा ही देता हूँ, काम करते हैं, ठीक है। तो ये होती है प्रोसेस। यहाँ पे दाब बढ़ाने पर दाब पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान कणों के बीच रिक्त स्थान की दूरी, रिक्त स्थान कम होता है, रिक्त स्थान के बीच से रिक्त स्थान कम होता है, यानी कि दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों के बीच जो होता है रिक्त स्थान कम होता है, अर्थात दाब बढ़ाने और तापमान घटाने पर, ठीक है। अर्थात दाब बढ़ाने, दाब क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और ताप क्या कर रहे हैं,
तापमान घटाने पर गैस को, दाब को क्या कर रहे हैं अपन, बढ़ा रहे हैं, और ताप को क्या कर रहे हैं अपन, कम कर रहे हैं। तो ताप घटाने पर गैस क्या होती है, गैस जो होती है संपीड़ित होती है। गैस संपीड़ित होकर, गैस संपीड़ित होकर द्रव में बदल जाती है। और ये जो द्रव होता है अपन उसको क्या सिलेंडर में भर देते हैं। तो इसके जो एग्जांपल है वही आपने एग्जांपल पहले संपीड़ितता के अंदर देखी है, वही एलपीजी और सीएनजी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है, वो जो मैंने उस समय लिखवा दी थी। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और यहाँ पे सीएनजी जो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो आई होप, मुझे लगता है कि ये जो आपको परिवर्तन जो संबंधित है वो चीज़ आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं थोड़ा एक छोटा सा वो टॉपिक है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, ठीक है, ये भी यही है, परिवर्तन वाली कहानी है। लेकिन इसमें क्या होता है कि वाष्पीकरण, जैसे आपने क्या किया, पानी भरा हुआ है, जब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश आया है और सूर्य के प्रकाश से थोड़ा बहुत गर्म हुआ है, पानी क्या करता है, उड़ के ऊपर चला जाता है, जलवाष्प के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर न होने, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान न होने पर भी क्या होता है, पानी उड़ जाता है। तो वो चीज़ जो होती है वो वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि क्वथनांक से कम तापमान पे, क्वथनांक से क्या होता है, कम तापमान पे द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि क्वथनांक से कम तापमान, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है। यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। ये प्रक्रिया जो होती है वाष्पीकरण कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा कि गीले कपड़े को सुखाना, ठीक है, एग्जाम्पल है आपका गीले कपड़े को सुखाना। गीले कपड़े को सुखाना था, खुले में पानी को जल स्तर कम होना। ठीक है, खुले में पानी का जल स्तर कम होना। ठीक है, आप जैसे कपड़े सुखाते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वो गर्म होता ही नहीं है, फिर भी क्या होता है, कपड़े सूख जाते हैं, पानी क्या होता है, ऊपर उड़ जाता है। तो वो सारी प्रोसेस जो होती है वो वाष्पीकरण होती है। ठीक है, और ये अपने खुले में अगर वो पानी पड़ा हुआ है, जैसे किसी गड्ढे में पानी भरा हुआ है, तो वो उसका पानी भी क्या होता है, धीरे धीरे वाष्पीकरण होकर उड़ जाता है और उसका जल स्तर क्या होता है, कम होता रहता है। तो ये वाष्पीकरण की प्रोसेस होती है। ठीक है, उसके बाद देते हैं अपन वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को कौन प्रभावित कर सकते हैं? तो यहाँ तक, जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ तक आपने क्या कहते हैं लिख लिया होगा, और अगर नहीं लिखा है तो आप क्या कीजिए, इसको पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे की प्रोसेस पढ़ लीजिए। अब अपन वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक को देखते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण के प्रभावित करने वाले कारक के अंदर अपन सबसे पहले अगर कारक देखते हैं तो वो होता है आपका सतह क्षेत्र। ठीक है, वाष्पीकरण को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं? सतह क्षेत्र, यानी कि कोई सी भी चीज़ जिनका सतह अगर बढ़ा देते हैं। ठीक है, सतह क्षेत्र अगर क्या किया जाता है, सतह क्षेत्र अगर अपन सतह क्षेत्र को अपन बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण जो होता है, वाष्पीकरण की जो दर होती है उसके अंदर भी क्या होती है, वृद्धि होती है। सतह क्षेत्र बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर के अंदर भी वृद्धि होती है। कैसे? आपको पता होगा कि एग्जाम्पल के तौर पे अपन क्या करते हैं, कपड़े जो होते हैं, सतह क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कपड़े जो होते हैं अपन
उसको फैला के सुखाते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कपड़े गीले किए और ऐसे डाल दिए तो वो सूख जाएंगे, ठीक है। तो वो क्यों क्यों अपन फैलाते हैं, क्योंकि सतह क्षेत्र बढ़ाते हैं। सतह क्षेत्र बढ़ाने से क्या होती है, वाष्पीकरण की दर ज़्यादा हो जाती है, जिससे कपड़े क्या होते हैं अपने जल्दी सूख जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है कि कपड़ों को फैलाकर सुखाने पर जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। क्योंकि सतह क्षेत्र बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होगी, और वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होगी तो कपड़े जो होते हैं वो जो उसके अंदर नमी होगी वो क्या होती है, वाष्पीकृत हो जाती है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। दूसरा है आपका तापमान, ठीक है। तापमान में क्या होता है, अपन देखते हैं कि तापमान अगर बढ़ाते हैं तो तापमान से क्या होता है, उनके कणों के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से उसकी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, ठीक है। तो कणों के बीच अगर कोई किसी का भी तापमान बढ़ाएंगे किसी पदार्थ का, तो उसके कणों के बीच क्या होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो तापमान मतलब टेम्परेचर पर बढ़ाते हैं तो क्या होती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि। गतिज ऊर्जा के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। कणों की गतिज ऊर्जा के अंदर वृद्धि होती है, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने से क्या होती है, वाष्पीकरण की दर क्या होती है, वो भी बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की दर जो होती है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि अपन किसी को भी ताप देते हैं तो वाष्पीकरण की जो दर होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है आर्द्रता। आर्द्रता होती क्या है, एक बार तो सबसे पहले देखते हैं आर्द्रता, और आर्द्रता होती क्या है, ठीक है। तो वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा जो होती है वो आर्द्रता कहलाती है। वायु के अंदर जो जल वाष्प की मात्रा है, देख लेते हैं अपन। वायु में विद्यमान जल वाष्प, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा वो क्या कहलाती है, आपकी आर्द्रता कहलाती है। अब आप देखो कि वायु के अंदर विद्यमान जल वाष्प की मात्रा अगर ज़्यादा है तो आपका ओबियसली क्या होता है, टेम्परेचर जो अपना वाष्पीकरण है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और आर्द्रता जो है, वायु के अंदर विद्यमान जल वाष्प की मात्रा अगर कम है, टेम्परेचर अगर कम है, तो आपकी वाष्पीकरण की दर क्या होती है, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा अगर ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है, कम। वाष्पीकरण की दर क्या होती है, कम हो जाती है। और ये अगर कम है, ठीक है, ये वायु में विद्यमान जल की मात्रा अगर कम है तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है, ज़्यादा। वाष्पीकरण क्या हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। वाष्पीकरण की दर जो होती है वो इंक्रीज होती है। उसके बाद देखते हैं अपन वायु की गति में वृद्धि, ठीक है। वायु की गति जितनी होगी, जैसे अगर वायु की गति के अंदर वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है, बढ़ जाती है। कैसे होता है, वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण जो होते हैं वायु के साथ बाहर आ जाते हैं, ठीक है। वायु अगर तेज है तो जल वाष्प के कण जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और बाहर आ जाते हैं तो वाष्पीकरण क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो वायु की गति में वृद्धि होती है। गति में वृद्धि, वायु की गति में वृद्धि, वाष्पीकरण में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है, वाष्पीकरण की दर के अंदर भी क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक ही नहीं है ये, एग्जाम्पल मतलब एक क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, ठीक है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, इसका अगर एग्जाम्पल देखते हैं अपन, इसका आंसर देखते हैं। वाष्पीकरण के कारण अगर शीतलता कैसे होती है, जैसे अपन क्या करते हैं कि खेत के अंदर काम करते हैं तो
क्या होता है, हमारे शरीर से क्या जल बाहर निकलता है, और जल बाहर निकलते ही क्या होता है, वाष्प के रूप में उड़ जाता है। तो वो जल जो होता है वो बाहर निकलता है, वो बाहर इसलिए निकलता है कि वहाँ पे क्या होती है, हमारा जो त्वचा होती है वो झुलस नहीं जाए, उसको शीतल करने के लिए क्या होता है, वो जल जो होता है लगातार होता है, बाहर निकलता रहता है। क्योंकि हमारा जो सतह का जो जल है, हमारे शरीर के जो बॉडी का जो जल होता है वो वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है। तो हमारे जो बॉडी होती है वो तापमान टेम्परेचर ज़्यादा महसूस करती है। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे शरीर से क्या होता है, पानी जो होता है वो बाहर पसीने के रूप में बाहर निकलता है शरीर जो, तो वहाँ पे क्या होते हैं, टेम्परेचर शीतलता अनुभव होती है। तो अपन देखते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा, क्योंकि वाष्पीकरण हो रहा है तो ऊर्जा कम होगी। ठीक है, यहाँ जो सतह से अगर कोई भी वाष्पीकृत हो रहा है तो यहाँ की ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा कम हो जाती है। और ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा को क्या करते हैं, पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आसपास की ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि जैसे यहाँ पे क्या होता है, ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, इस पॉन्ड के अंदर क्या होता है, ये पानी भरा हुआ है। तो यहाँ से वाष्पीकरण हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही वाष्पीकरण होगा तो यहाँ से जितनी ऊर्जा थी वो ऊर्जा ऊपर चली गई। तो यहाँ पे ऊर्जा में क्या होती है, ऊर्जा में कमी होती है। और इस ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए ये जो सतह के जो कण हैं वो क्या करते हैं, सतह से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, जिससे क्या होता है, सतह पर क्या होती है, शीतलता अनुभव होती है, ठंडा अनुभव होता है। ये चीज़ है आपकी कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो आप इसमें लिख लीजिए कि वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जिसके कारण आसपास शीतलता अनुभव होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप क्या करते हैं, एसीटोन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एसीटोन पहला है आपका एसीटोन। एसीटोन को जैसे ही क्या करते हैं अपन, एसीटोन को अपनी हथेली के ऊपर गिराते हैं तो इससे हथेली क्या होती है, आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेती है और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली क्या होती है, शीतलता अनुभव करती है। एसीटोन को अपन हथेली के ऊपर डालते हैं तो क्या होता है, ये आसपास से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, फिर वापस उड़ जाती है। तो क्या होती है, आसपास जो हथेली से ऊर्जा ग्रहण की गई है तो जिससे क्या होती है, हथेली जो होती है वो ठंडी अनुभव होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ है अपनी, दूसरा एग्जाम्पल अपन देखते हैं तो वो है तेज़ धूप वाले गर्म दिन के बाद, तेज़ धूप वाले अपन देखते हैं कि छत पर पानी छिटकना। ठीक है, इसको देखते हैं अपन कि तेज़ धूप के गर्म दिनों के बाद में अपन शाम को अपन देखते हैं तो छत के ऊपर
और पानी छिटकते हैं, जिससे क्या होती है, वो जो ऊर्जा होती है वो जो अपनी जो पानी होता है वो क्या करता है, उस ऊष्मा को, आसपास से ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है और मतलब बाष्पीकृत की गुप्त ऊष्मा को क्या गर्म सतह से शीतल बना देती है। ठीक है, तो यहाँ पे तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद छत और खुले स्थान पर जल छिटकने से जल के बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो होती है वो गर्म सतह से शीतल बना देती है। तो देखते हैं अपन, गर्मियों में सूती वस्त्र पहनने से शीतलता मिलती है। ठीक है, सूती वस्त्र पहनने से। तीसरा है सूती वस्त्र। ठीक है, सूती वस्त्र से क्या होता है, गर्मी के दिनों में सूती वस्त्र पहने जाते हैं, जिससे भी क्या होती है, हमें शीतलता अनुभव होती है। उसके बाद चौथा एग्जाम्पल है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह। चौथा है बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें। ये भी जल की बूंदें, ये भी क्या है, इसी का एग्जाम्पल है, क्योंकि बर्फीले जल से गिलास जो भरी होती है उसके बाहर अपन देखते हैं तो जल की बूंदें जो होती है वो भी उसी शीतलता, बाष्पीकरण की शीतलता की वजह से क्या होती है, ये जल की बूंदें उसकी बाहर आ जाती हैं। तो आई होप ये चैप्टर जो होता है वो 9th क्लास का पहला चैप्टर जो होता है वो पूरा हो जाता है। और मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें एक से एक समझ में आई होगी। और अगर आपको ये सेशन जो होता है अच्छा लगता है तो आप लोग इसको शेयर करें और आगे उसको लाइक करें और आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि दूसरों अपने भाइयों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये जो वीडियो है देखने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।